चलो टोटल एनर्जी तो हो गया, टोटल मोमेंटम तो हो गया, अब बचा क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ए डिसाइडिंग पैरामीटर। काइनेटिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और याद रखो बेटा, हमारे जितने भी कोलिजन्स है ना, टाइप्स ऑफ कोलिजन, जनरली अगर आप देखेंगे हमारे पास दो ही कोलिजन्स है, दो ही, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। मैं आगे जाके आपको 3-4 टाइप्स दिखाने वाला हूं, पर फिलहाल आप याद रखो जनरली देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। आइदर ए कोलिजन इज इलास्टिक और ए कोलिजन इज इनइलास्टिक। या तो कोलिजन का नाम आप इलास्टिक कोलिजन देंगे, या तो कोलिजन का नाम आप इनइलास्टिक कोलिजन देंगे। अब सवाल यह पैदा होता है, सर इलास्टिक किसको कहेंगे और इनइलास्टिक किसको कहेंगे? बेटा यह डिसाइड करने वाला काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी विल टेल यू कि कौन सा इलास्टिक कोलिजन है और कौन सा कोलिजन इनइलास्टिक है। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो है ना बेटा, ये या तो ड्यूरिंग कोलिजन या तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी या तो कंजर्व नहीं रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब जैसे मैंने आपको कहा, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। इनिशियल और फाइनल हमेशा सेम होगा, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन हमेशा सेम होगा। पर ये रूल बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं है। काइनेटिक एनर्जी याद रखो, नोट कर लो ये पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी कैन रिमेन कंजर्व्ड और काइनेटिक एनर्जी कैन चेंज ड्यूरिंग कोलिजन। इसका मतलब है बिफोर कोलिजन अगर आप दोनों बॉडीज की जो है ना टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे एंड आफ्टर कोलिजन अगर आप दोनों बॉडीज की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, कहीं कहीं पे आप देखोगे वो सेम भी हो सकती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड, इट कैन रिमेन कांस्टेंट। कभी कभी आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी जो है ना बेटा, ये चेंज भी होगी। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जनरली ज्यादा होती है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरली कम होती है। कहीं कहीं स्पेशल केसेस में ये ज्यादा भी होती है, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कोलिजन होने से टोटल जो दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी है ना, वो लॉस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डज नॉट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आप ये नहीं कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। नो, काइनेटिक एनर्जी कैन रिमेन कांस्टेंट बट नॉट ऑलवेज, इट कैन चेंज। अब याद रखो, इफ काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब अगर बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ऐसे कोलिजन्स को हम नाम देते हैं इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन वही वाले कोलिजन्स हैं जहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, और अगर ये चेंज होगी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है, पहले ज्यादा थी फिर कम है, या पहले कम है फिर ज्यादा है, तो ऐसे कोलिजन्स को हम नाम देते हैं इनइलास्टिक कोलिजन्स। बेटा समझ आ रहा है? सो if kinetic energy remains conserved, such collisions during which kinetic energy remains conserved are known as elastic collisions. अब अगर kinetic energy conserve नहीं रहेगी, change होगी, loss होगी, decrease होगी, ऐसे collisions को हम नाम देते हैं inelastic। समझ आ रहा है? तो बताओ बेटा, तीन चीजें आपके पास, कोई भी collision हो टोटल एनर्जी सेम रहेगी इनिशियल फाइनल, कोई भी collision हो टोटल मोमेंटम सेम रहेगा इनिशियल फाइनल। पर अगर आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रह रही है ना, सेम रहती है ना, तो ये इलास्टिक कोलिजन्स हैं। अब अगर चेंज हो रहे हैं ना, चेंज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, तो ऐसे कोलिजन्स को आप क्या नाम देंगे? ऐसे कोलिजन्स को आप नाम देंगे इनइलास्टिक। समझ आ रहा है? तो बेटा देखो, यहां पे बेटा देखो, तो मान लो अगर आपके पास इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में ये तीनों पैरामीटर्स, अगर आप इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो तीनों चीजें, टोटल एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व है ही, पर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। अब अगर आप इनइलास्टिक कोलिजन लेंगे, उसमें टोटल एनर्जी और जो लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम है, वो तो कंजर्व रहेगा, पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। समझ आ रहा है? अब देखो बेटा, ये तो मैंने हल्का सा इसका जो है बेटा टाइप्स ऑफ कोलिजन्स के बारे में बता दिया। अब देखो बेटा, यहां पे जनरली जब हम कोलिजन्स को डिवाइड करते हैं ना इन डिफरेंट टाइप्स, जनरल डिवीजन तो यही है, जनरल टाइप्स तो यही है, इलास्टिक इनइलास्टिक। पर कभी कभी हम स्पेसिफिकली कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, कभी हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, कभी नाम देते हैं सुपर इलास्टिक। हाँ, अब इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, चलो जनरली तो आपने सीखा कि इलास्टिक क्या हो गया, इनइलास्टिक क्या हो गया। अब
परफेक्टली इन इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बीच में क्या डिफरेंस है, या सुपर इलास्टिक कोलिजन कौन सा कोलिजन हो गया, ये जो डिफरेंट टाइप्स है ना, इनको डिटेल्ड, इनके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, एक जनरल पैरामीटर आपको उसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जिसका नाम हम बेटा देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहां लिखूंगा बेटा मैं, आई विल राइट दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम बेटा डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। कोलिजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम क्यों पढ़ेंगे बेटा, यही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको बताएगा कि आपके पास जो कोलिजन है ये कौन सा कोलिजन है, ये जो टाइप ऑफ कोलिजन आपके पास है ये कौन सा टाइप ऑफ कोलिजन है। इज दिस इलास्टिक, इज दिस इनइलास्टिक, इज दिस सुपर इलास्टिक, इज दिस परफेक्टली इनइलास्टिक, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो पैरामीटर है ना, दिस पैरामीटर गिव्स अस द इलास्टिसिटी, इट गिव्स अस द इलास्टिसिटी ऑफ ए कोलिजन। कोलिजन की इलास्टिसिटी हमको ये सिखाता है, कोलिजन की इलास्टिसिटी बताता है। मतलब इलास्टिसिटी का क्या मतलब, ये बेसिकली हमको बताता है कि द एक्सटेंट up to which काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने लिखा। देखो, कोलिजन जब होगा, आपने सीखा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी होगी, नहीं भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी सेम भी रह सकती है और ये चेंज भी हो सकती है। अब अगर चेंज नहीं हो गई, चलो ये तो एक केस बन गया। अब अगर चेंज होगी, कितनी चेंज होगी, तो ये जो एक्सटेंट है ना, चेंज होने की परसेंटेज कितनी चेंज हो सकती है, यही बेटा डिसाइड करेगा ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये जो पैरामीटर है ना, इससे हमको यही पता चलेगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, कितनी चेंज हुई है। हाँ, इसके कुछ वैल्यूज हैं, ये एक पैरामीटर है, इसके वैल्यू से हमको पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी किस हद तक चेंज हुई है। मान लो इस E का जो वैल्यू है ना, अगर इस E का वैल्यू 0 है, इसी तरह इस E का वैल्यू 1 भी हो सकता है, इस E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। इस E का जो वैल्यू है ना, इट कैन बी फ्रॉम 0 to 1, इट कैन हैव एनी वैल्यू, 0.1, 0.3, 0.5, 1/2, 2/3, 2/8, समझ आ रहा है। तो देखो बेटा, इन्हीं वैल्यूज के जरिए बेसिकली हमको ये पता चलता है कि ये जो कोलिजन हो गया, इसकी इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब है इन वैल्यूज के जरिए हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि जो कोलिजन हो गया, इसमें काइनेटिक एनर्जी किस हद तक चेंज हुई है। मतलब अगर E का वैल्यू 1 हो गया, आप कोलिजन हो गया और वहां से दिया हुआ है कि जो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, ये बेसिकली नंबर है, इज अ नंबर, इसका डायमेंशन नहीं है, इसका वैल्यू दिया है 1। तो इस 1 का मतलब है ये जो कोलिजन हुआ है ना, इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई ही नहीं है, इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है ना, तो ये कौन सा कोलिजन है, तो बेटा ये तो बन गया ना इलास्टिक कोलिजन। तो इसका मतलब है इलास्टिक कोलिजन के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू है ना, दैट इज 1। ये 1 कैसे आएगा वो मैं दिखाता हूं आगे जाके, फिलहाल याद रखो। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इट इज अ नंबर एंड दिस नंबर गिव्स अस द इलास्टिसिटी ऑफ ए कोलिजन। इस नंबर से हमको पता चलता है कि किस हद तक काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। अगर इस E का वैल्यू किसी कोलिजन में 1 है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है, ये इलास्टिक कोलिजन है। अगर E का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज हुई है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हैज बीन लॉस्ट अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जब लॉस होती है, उस केस में आपका जो E का वैल्यू होता है ना बेटा, वो 0 होता है। अब अगर मैक्सिमम और 0 के बीच में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई है, E का वैल्यू 1 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस हुई है, E का वैल्यू 0 है। अब अगर आपका E का वैल्यू 0 से लेके 1 है, मतलब 0.1 है, 0.3 है, 0.4 है, 1/2 है, कुछ भी है, तो इसका मतलब है
कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो लॉस हुई है, चेंज हुई है, बट इट इज बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम। अब अगर E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं, काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है कोलिजन से। तो ऐसे भी केसेस आपके पास है, समझ आ रहा है? अब देखो ये तो मैंने इसकी फिजिकल डेफिनेशन बता दी। अब मसला है सर ये जो वैल्यू है ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का 1, 0.5 या 3 या 4 या जो भी, ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? क्या ये दिया होगा या हमको डिटरमाइन करना है? देखो बेटा जनरली ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो वैल्यू है ना ये तो न्यूमेरिकल में दिया होगा, पर इसकी अपनी एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से आप इसका जो वैल्यू है ना वो डिटरमाइन कर सकोगे। मैंने तो फिजिकल डेफिनेशन इसकी बता दी कि ये आपको डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी का आता है, पर मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना बेटा, इट इज द रेशो ऑफ व्हाट, किसका रेशो है ये? रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पर याद रखेंगे ये जो वेलोसिटी की बात कर रहा हूं ना मैं, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है दैट इज इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, हाँ, या ब्रैकेट में मैं लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। मतलब जब कोलिजन होगा ना तो दो बॉडीज की जो वेलोसिटी है ना बेटा, आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है कोलिजन के बाद, डिवाइड करना है बेटा आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, डिवाइड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब है, यहां देखो मैंने क्या लिखा, मैं लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कर लो। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। दो बॉडीज है ना बेटा, कोलिजन से पहले रिलेटिव वेलोसिटी और कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद इन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी उसको डिवाइड करना है कोलिजन से पहले इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। उन दोनों वेलोसिटीज को जब आप डिवाइड करोगे ना, वहां से जो वैल्यू आएगा ना दैट विल बी योर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस कोलिजन का, ये जो कोलिजन हुआ है, जिस कोलिजन में आपने वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन के बाद और रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन से पहले निकाल के दोनों को डिवाइड किया है, वहां से बेटा इस कोलिजन का आपका निकलेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ आ रहा है? पर याद रखो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहां पे। देखो मैं ऐसे समझाता हूं, अब याद रखो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन को हम नाम देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि कोलिजन के बाद जब कोलिजन होता है ना तो जनरली बॉडीज एक दूसरे से दूर जाती है, या तो इकट्ठे चलेंगी, या कोलिजन जब होता है या तो दो बॉडीज स्टक मिल जाएंगी और इकट्ठे चलेंगी विद सेम वेलोसिटी, या तो दो बॉडीज अलग अलग वेलोसिटी से दूर हो जाएंगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये फिर से इकट्ठे आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है बेटा, शाबाश। अब कोलिजन से पहले बॉडीज जो है ना बेटा हमेशा एक दूसरे की तरफ आएंगी। अब अगर ये दूर दूर जाएंगे ना बेटा तो फिर कोलिजन तो होगा नहीं ना। समझ आ रहा है? तो कोलिजन के लिए जरूरी है द बॉडीज मस्ट कम टुवर्ड्स ईच अदर। समझ आ रहा है? तो इसीलिए एक दूसरे की तरफ आने को हम बेटा अप्रोच कहते हैं और एक दूसरे से दूर जाने को हम बेटा सेपरेशन कहते हैं। तो कोलिजन के बाद जनरली सेपरेशन होती है और कोलिजन से पहले बेटा अप्रोच होता है। तो दोनों रिलेटिव वेलोसिटीज को जब आप निकालेंगे, सेपरेशन वेलोसिटी, अप्रोच वेलोसिटीज, दोनों वेलोसिटीज को डिवाइड करना है, तो वहां से जो आपका आंसर आएगा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो यहां देखो बेटा, मैं यहां से आपको एग्जाम्पल देके वैल्यू निकालता हूं। देखो बेटा, ये मान लो आपकी बॉडी है मास m1, वेलोसिटी है u1 इस वाली डायरेक्शन में। ये एक और बॉडी है मास है m2, इसकी जो वेलोसिटी है कोलिजन से पहले दैट इज u2 इसी डायरेक्शन में। ये u1 और u2 जो है ना बेटा पैरेलल है, सेम है, एक ही डायरेक्शन है। ये यहाँ पे कोलिजन हो गया, दो बॉडीज एक दूसरे के साथ बेटा टकराई, ये कोलिजन बेटा हो गया। और कोलिजन के बाद जो मास m1 है, ये मास m2 है, बॉडीज का मास वो तो सेम रहेगा। कोलिजन में जनरली मास चेंज नहीं होता और हम कंसीडर भी नहीं करते। ठीक है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसका नाम रखेंगे v1, इसका नाम रखेंगे v2। मान लो ये वाली डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है,
जरा बेटा मुझे बताओ बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखो। अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक्स नहीं अब तक पढ़े हैं तो ये मेरी यूट्यूब चैनल पे बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का जो प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पे सारे लेक्चर्स मैंने बेटा पढ़ाए हैं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, उनको देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी का। वहाँ पे आप रिलेटिव वेलोसिटी मैंने डिटेल में पढ़ा है, उसको समझो। यहाँ थोड़ा सा रिपीट करता हूँ हल्के से कॉन्सेप्ट जो है। देखो बेटा, अगर इन दोनों में आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है मान लो 10, इसकी है 20। अगर इनकी दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है द वेलोसिटी ऑफ दिस माइनस वेलोसिटी ऑफ दिस। दोनों में से जिसकी ज्यादा वेलोसिटी है उसको हम दूसरी वाली वेलोसिटी करते हैं सबट्रैक्ट। मान लो अगर इसकी u1 है, इसकी u2 है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है ना, दैट इज u1 माइनस u2। पर माइनस तब हम करते हैं जब ये पैरेलल चलते हैं, जब इनकी डायरेक्शन होती है सेम। अब अगर ये अपोजिट चलेंगे ना बेटा, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना बेटा, इनकी वेलोसिटी जो है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू वेलोसिटीज। अगर इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है और ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम विल बी इक्वल टू u1 प्लस u2। ठीक है, तो ये मैंने दो सिंपल केसेस बताए। अगर दो बॉडीज पैरेलल चल रहे हैं, इसकी है 15, उसकी है बेटा मान लो 6, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 15 माइनस 6। अब अगर ये अपोजिट आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में चलेंगे, ये यहां से जाएगा वो वहां से आएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 15 प्लस 6। ठीक है, ये दो केसेस फिलहाल आप याद रखो। और अगर आपको सारे केसेस देखने हैं कि अगर ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटीज को जो लेक्चर्स है ना मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बेटा उनको देख लो। ठीक है, अब बेटा देखो, अब अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और ये u1 ज्यादा है u2 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना बेटा, इन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर आएगी? u1 माइनस u2। ठीक है, अब अगर ये अपोजिट चलेंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर आएगा? u1 प्लस u2। समझ आया? शाबाश। तो ये तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू u1 माइनस u2। आफ्टर कोलिजन अगर ये फिर से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और मान लो v2 ज्यादा है v1 से, हाँ, जो बड़ा होगा उसको हम छोटा वाला सबट्रैक्ट करते हैं। मान लो यहां मैं लेता हूं v2 ज्यादा है v1 से, ठीक है, पर डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर आएगा? v2 माइनस v1। समझ आ रहा है? अब अगर कोलिजन के बाद मान लो ये अपोजिट में फिर से आ रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर आएगा? v2 प्लस v1। अपोजिट है तो ऐड करो, सेम डायरेक्शन है तो सबट्रैक्ट करो। समझ आ रहा है? तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की फॉर्मूला क्या बनेगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, मतलब ये हो गया ना, दैट इज v2 माइनस v1। ठीक है, डिवाइड बिफोर कोलिजन इनकी रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर थी बेटा? u1 माइनस u2। बेटा ये आपकी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर ये वेलोसिटीज दी है तो मान लो ये इसका वैल्यू भी पता है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो वहां से e का वैल्यू आएगा ना, तो e का वैल्यू 0 से लेके हमेशा 0 से कम नहीं आ सकता, इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, या तो 0 होगा, या तो 0 से लेके 1 तक कुछ वैल्यू होगा इसका, या तो 1 होगा, या तो कभी कभी 1 से ज्यादा होता है। 1 से ज्यादा जनरली नहीं होता है, तो जनरली इसका वैल्यू 0 से लेके 1 तक आता है। तो अब देखो, याद रखो, इस फॉर्मूला से जब आप वैल्यूज निकालेंगे, मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा और उन वैल्यूज के बेसिस पे, देखो बेटा, अब टाइप्स ऑफ कोलिजन्स आप ऐसे याद रखोगे। चलो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, अब आप याद रखेंगे। अब अगर e का वैल्यू आ जाता है 0, e की फॉर्मूला क्या है? यहां पे e की फॉर्मूला है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। u2 v1 v2 पता है ना आपको क्या है? हाँ, शाबाश। सो अगर यहां से e का वैल्यू 0 आ जाता है, मतलब देखो 0 कब आएगा? अगर ये और ये सेम रहेगा, मतलब अगर दो बॉडीज ने कोलाइड किया और फिर वो इकट्ठे चले, दो बॉडी चलेंगी एक दूसरे के साथ मिलके, सेपरेट नहीं होंगी। अगर ये कोलिजन होने के बाद एक साथ चलेंगी ना दोनों बॉडीज, तो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम होगी, जो इसकी वेलोसिटी वही इसकी, जो v1 वही v2। अगर v1 v2 का वैल्यू सेम होगा तो v2 माइनस v1 0 आएगा ना, तो e का वैल्यू 0 आएगा। तो बेटा ऐसे कोलिजन्स को हम नाम देते हैं बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन याद रखो बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन।
और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स के लिए बेटा ई का वैल्यू क्या होता है? 0। तो फिजिकली क्या कब होते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? जब कोलिजन होता है अगर बॉडीज, दो बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टक सेपरेट नहीं होंगी, तो तब कहते हैं हम ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। और जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है ना बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट मैक्सिमम। इस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, शाबाश। अब अगर E का वैल्यू रहेगा 1, E का वैल्यू अगर 1 आ जाता है, वो कब आएगा? अगर जो इसका वैल्यू आता है, अगर वही इसका वैल्यू भी आता है, मान लो अगर इसका वैल्यू 10 आएगा, इसका भी 10, तो 10/10 हो गया ना 1। तो ऐसे कोलिजन्स को हम बेटा नाम देते हैं इलास्टिक। दोज कोलिजन्स आर नोन एज इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, अब ऐसे कोलिजन्स में बेटा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो है ना बेटा, ये कंजर्व रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। समझ आ रहा है? शाबाश। अब अगर E का वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम, मतलब 0 से लेके 1 तक बीच में कुछ इसका वैल्यू है, तो ऐसे कोलिजन्स को हम नाम देते हैं बेटा इनइलास्टिक कोलिजन्स। ऐसे कोलिजन्स को नाम देते हैं बेटा इनइलास्टिक। तो मैंने जनरली पहले बताया था ना आपको कि इनइलास्टिक एंड इलास्टिक। इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, इलास्टिक में रहती है सेम। अब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, अब मैं स्पेसिफिक केसेस बताता हूं। देखो, ये भी इनइलास्टिक है, पर इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ये भी इनइलास्टिक है, यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, पर ये वो वाला केस है जहां पे मैक्सिमम लॉस होती है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस होगी ना, तभी हम इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ आ रहा है? शाबाश। कभी कभी E का वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है। हाँ, अगर E का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा ना, मतलब इसका वैल्यू कम और ऊपर वाली टर्म का ज्यादा, न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा, डिनोमिनेटर का कम, तो उस ऐसे कोलिजन्स को हम बेटा कहते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है बेटा, तो ऐसे कोलिजन्स में क्या होता है बेटा? ऐसे कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं, ऐसे कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। तो यहां पे मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। अब लॉस कितनी होगी ये डिसाइड करता है, ये डिपेंड करता है E का वैल्यू 0 और 1 के बीच में क्या है। जितना जितना E का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब टुवर्ड्स 1 होगा, उतना काइनेटिक एनर्जी कम लॉस होगी, और जितना जितना E का वैल्यू टुवर्ड्स 0 होगा, उतना काइनेटिक एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएगी। मतलब मैं अगर आपको दो केसेस देता हूं, E का वैल्यू एक कोलिजन में 0.7 है, एक कोलिजन में 0.1 है, तो जितना E का वैल्यू ज्यादा होगा ना, इसका मतलब है इतनी काइनेटिक एनर्जी कम लॉस हुई है। अगर E का वैल्यू कम है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लॉस हुई है। समझ आ रहा है? पर दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। अब अगर E का वैल्यू 1 है तो नहीं हुई है लॉस। अब अगर E का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है सारी हुई है लॉस, सारी मतलब मैक्सिमम लॉस हुई है। समझ आ रहा है? अब अगर E का वैल्यू ज्यादा आएगा, ऐसे कोलिजन्स को बेटा बेटा नाम देते हैं सुपर इलास्टिक। यू अंडरस्टैंड? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पे अगर मेरे पास बॉल है, ये डेली लाइफ की एक बेसिक एग्जांपल देता हूं जहां से आप इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स को रिकॉग्नाइज कर सकोगे कि परफेक्टली क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक क्या होता है, सुपर इलास्टिक क्या होता है। अगर आपके हाथ में बॉल है, आपने उसको इस हाइट से छोड़ा, जब वो नीचे जाके ग्राउंड के साथ कोलाइड करेगी, अगर वो ऊपर उठ के जब वो रिबाउंस होगी, अगर वो बराबर इसी हाइट तक आ जाती है जहां से आपने उसको छोड़ा, मतलब अगर आपने उसको 5 फुट से नीचे छोड़ा और वो रिबाउंड होके बराबर इसी हाइट तक वापस आ गई, तो बेटा इस केस में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई है। तो ये वाला कोलिजन हो गया इलास्टिक। अब अगर आपने इसको छोड़ा और ये नीचे स्टक हो गई, मतलब ये वापस आई ही नहीं, आपने छोड़ा तो ये ग्राउंड के साथ अटक गई, ऊपर नहीं आई, मतलब जो ग्राउंड और ये जो है ना बेटा सेपरेशन जो है ना नहीं हुई। अब अगर सेपरेशन नहीं हुई तो ये वाला केस आएगा। इस केस में जो E का वैल्यू है ना बेटा, जब दो कोलाइडिंग बॉडीज एक दूसरे को नहीं छोड़ रही है, तो ऐसे वाले कोलिजन को बेटा नाम देते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। अब अगर आपने बॉल को यहां से छोड़ा तो बॉल वापस आ गई, पर इस हाइट तक नहीं, यहां तक उठी, सेपरेट हो गई ग्राउंड से, पर यहां तक नहीं आई, तो वो बेटा हो गया इनइलास्टिक कोलिजन। अब वो किस हद तक ऊपर आएगी वो डिसाइड करता है E का वैल्यू क्या है। जितना वो ऊपर आएगी, ज्यादा ऊपर आएगी, उतना काइनेटिक एनर्जी लॉस कम हुई है। जितना वो कम ऊपर उठेगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लॉस हुई है। अब अगर E आपने यहां से बॉल को छोड़ा, बॉल रिबाउंड होके इससे ऊपर चली गई,
आपने देखा होगा वो एक किस्म का बॉल आता है ना, वो छोटी जो स्मॉल राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट आता है, तो बच्चे भी उसके साथ खेलते हैं, वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, बॉल टाइप होती है वो छोटी बॉल, उसको जब यहाँ से फेंकते हैं ना तो वो रिबाउंड होके इससे ऊपर चली जाती है। तो अगर वो वाला जो कोलिजन है, यहां से छोड़ा, बॉल रिबाउंड होके इससे ऊपर चली गई, बेटा वो है बेटा सुपर इलास्टिक कोलिजन। वहां से वो ऐसे कोलिजन्स में बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो गेन नहीं, काइनेटिक एनर्जी बेटा लॉस नहीं, काइनेटिक एनर्जी इज गेन्ड। और ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आ जाती है? मे बी सम अदर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, सम अदर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसलिए ये इस हाइट से भी ऊपर चला जाता है। समझ आ रहा है? सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये सिखाया, कोलिजन में क्या क्या कांस्टेंट रहता है, क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज होगा और कैसे इक्वेशंस को हम बेटा लिखते हैं, ये सिखाया। तो अगले क्लास में बेटा हम जो भी आज हमने पढ़ा ना ये कॉन्सेप्ट, इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेटा मैं अगले क्लास में एक्सरसाइज करवाऊंगा और न्यूमेरिकल बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा ये रिपीट करूंगा, ताकि जो भी आज आपने सीखा ये रिवाइज हो जाए और आप इन कॉन्सेप्ट पे आप सीखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। समझ आ रहा है? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।